नमस्कार। जौहर साहब कल नहीं रहे। मेरे बहुत से दर्शक और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये ना पता हो कि मेरे और जौहर साहब के क्या रिश्ते थे। भाई, गांधी को तो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन गांधी के विचारों को समझा, जाना। लेकिन मैंने अपने जीवन में अगर किसी को अपना नेता माना और किसी को गुरु के पद दिया तो वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। उसकी वजह से खराब बात यह हो गई कि एक बार जिसने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ काम कर लिया हो, उनको आज मतलब मेरा यह दावा है कि कोई भी नेता उस कसौटी पे खरा ही नहीं उतर सकता है। जो जौहर साहब का परिश्रम, जो जौहर साहब की पढ़ाई, जो जौहर साहब का चीजों को समझने की दृष्टि, जो उनका एक ग्लोबल विजन, उनका एक अद्भुत संगठन क्षमता, उनकी एक क्षमता की साधनहीन होने पे भी सारे साधनों को जुटा लेना, उनका जीरो से फिर शुरू करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उन जौहर साहब का मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उनका बहुत स्नेह बहुत दिनों तक मिला। जौहर साहब का बारे में अब पूरे पेपर रंगे पड़े हैं, सब लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन जिन जौहर साहब को मैंने देखा है उनको मैं प्री एनडीए मतलब एनडीए में आने से पहले और पोस्ट एनडीए उनके दो रूप को ही देख के थोड़ी सी बात आपके साथ कर ले रहा हूं। मैं जौहर साहब के साथ पहली बार 67-68 में लखनऊ में डालीगंज में एक इक्का स्टैंड में वो कुछ मेरे भाई उनको लेके आए थे, वो रिक्शे तांगे वालों का कोई उन लोगों को एड्रेस करने के लिए का स्टैंड डालीगंज में। मैं उस समय शायद 4th-5th में पढ़ता था, हाफ पैंट पहनता था। वो मेरा, और उसके बाद वो घर आए थे चाय पीने, तो वो मेरा जौहर साहब से पहली बार रूबरू देखा था। उस समय के बच्चे के लिए वो एक ऐसे हीरो थे जो मतलब अगर कोई नेतागिरी करना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, तो जौहर साहब उसमें फिट बैठते थे। जो स्थापित मान्यताएं हैं उसके अगेंस्ट बात करना या उसके विरोध में बिल्कुल खड़े होकर मजबूती के साथ बात कर लेना, ये जौहर साहब ही थे जो इमरजेंसी के दौरान बड़ौदा डायनामाइट की बात करते थे। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जब हम लोग इस पैमाने को देखते हैं तो शायद जौहर साहब ने अपने पूरे जीवन काल में अनेकों ऐसे काम किए होंगे कि अगर आज के पैमाने से देखा जाता तो उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे एक बार नहीं शायद सैकड़ों बार लगते। बर्मा के आंग सांग सुई वाले आंदोलन के आंदोलनकारियों को अपने घर में रखना, वो फोटो आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों को, मतलब जो वहां के लोग हैं उनको अपने घर में रखना, ऐसे तमाम लोग उनके घर में, तिब्बती लोग उनके घर से रह के वो सारा मूवमेंट चलाना। और ये सबके बाद एक जो उनका सिंबोलिज्म था वो एक बड़ा था। मेरी याद में लोग नाटक करने के लिए कुछ भी कर लें, लोग नाटक करने के लिए बच्चे को गोदी में ले, अकेला आदमी जिसने अपने गेट को उखाड़ के अलग रख दिया था 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे कि यहां पे गेट पे कोई आने जाने की दिक्कत ना हो, क्योंकि किसी दिन वो जब निकल रहे थे तो शायद प्रधानमंत्री या किसी का कॉन्वॉय जा रहा था और वो उनको रुकना पड़ा था, तो उन्होंने इसको, ये सब सिंबॉलिक चीजें थी, सहज थे, हमारे आप जैसे थे, लेकिन प्रखर। मतलब वो मैं उस समय पहली बार मैंने ये समझा था कि एजुकेटेड होने और लिटरेट होने में क्या फर्क है, डिग्री हासिल करने में और ज्ञान में क्या फर्क है। ये जौहर साहब के पास जिसने काम किया होगा वही समझेगा। ज्ञान का अभूतपूर्व भंडार। मैं उनकी प्री एनडीए की 2 बातें करूंगा और फिर पोस्ट एनडीए की भी बात कर लेंगे। प्री एनडीए में मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को मालूम होगा 77 में जॉर्ज पहली बार उद्योग मंत्री बने, और जब वो उद्योग मंत्री बने तो उनके 2 निर्णय, एक निर्णय तो सबको पता है, सबको याद है, सब लोग जानते हैं, उन्होंने कोको कोला को इस देश से बाहर निकाला था क्योंकि वो पेटेंट की बात थी, यहां बता नहीं रहे थे, उन्होंने उसको हटाया।
जो दूसरा एक निर्णय है जो मुझे आज भी लगता है कि जिसने उस समय के युवजन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था, वो था धीरूभाई अंबानी के ऊपर बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत उद्योग मंत्रालय में उनकी एंट्री बंद करवाई थी और एंट्री बंद की थी, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने किसी जगह पे मधुलिमय को के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो ठीक नहीं थी। ये आदमी धीरूभाई अंबानी के सामने मैं व्यक्तिगत रूप से गवाह हूं, इसकी कितनी कथाएं हैं कि किस तरह से, अब चूंकि जौहर साहब नहीं है, मुझे वो कहने में कोई हर्ज नहीं है, किस तरह से टोनी येसुदासन, चाहे मतलब मैं नाम क्या लूं, टोनी येसुदासन तो जिंदा हैं, अभी यहां हैं, किस तरह से इन लोग जौहर साहब को कुछ छोटा मोटा नहीं कितना पैसा देने को तैयार थे, लेकिन यह आदमी धीरूभाई अंबानी के बस में भी नहीं आया था। हमारी पार्टी के कुछ लोग थे, एक उसमें से दिवंगत हो चुके हैं, बांका से थे दिग्विजय सिंह जी, उनकी मित्रता थी धीरूभाई अंबानी के यहां। हमारी पार्टी की एक सीनियर लीडर थी उस समय, उनकी मित्रता थी, लेकिन जौहर साहब ने जो धीरूभाई अंबानी को क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो बिजनेस करते हैं ये आम आदमी के हित का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये केवल बैलेंस शीट और उसके साथ मैनिपुलेशन है। तो एक तो उनका 77 का, 89 में जब वो रेल मंत्री बने, तो मैं फिर एक छोटा वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। 89 में रेल मंत्री बने और लखनऊ रेल स्टेशन पे, लखनऊ में एक हम लोगों के, हमारे हमसे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में भी और वैसे हमारे बड़े भाई जैसे थे, लक्ष्मीकांत पांडे, वो टीटी थे, उन्होंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड गुजराल साहब आए थे और कुछ यूनियन की मीटिंग चल रही थी और ये थोड़े यूनिवर्सिटी के उससे जोश से गए थे। इन्होंने गुजराल साहब को, अब कोई कहता थप्पड़ मारा, किसी ने कहा था धक्का दिया, अब थप्पड़ मारा कि धक्का दिया, उनकी पगड़ी गिर गई। और उसके बाद जो होना था वही, वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ये टीटी, इनको लखनऊ से रवाना कर दिया गया और फिर ये कई साल तक नॉर्थ ईस्ट और कहां कहां इनकी पोस्टिंग होती रही। और कौन ऐसा आदमी नहीं आया जिसके यहां जाके भाई पैरवी होती थी, माधवराव सिंधिया के यहां पैरवी हुई, कई कई रेल मंत्री आए कि भाई इनको वापस बुला लिया जाए, लेकिन हर जगह जाके वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात होती थी तो वो अधिकारी आके खड़े हो जाते थे कि साहब इन्होंने तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड को थप्पड़ मारा था। जौहर साहब 89 में रेल मंत्री बने, उनके सामने भाई जैसा था, हम लोगों ने फिर जाके कहा कि इनको करिए, तो उन्होंने एक ही बात पूछी, ये कोई बेईमानी, कोई कुछ इधर उधर का लेन देन? कहा कोई लेन देन नहीं। क्या हुआ था? यूनियन का झगड़ा था। तो उन्होंने कहा यूनियन के झगड़े में सब हो जाता है, इसमें ठीक है, उसने बहुत दिन, उसको पनिशमेंट हो गया, आप उसको वापस बुला लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो आपके साथ थे तो जौहर साहब आपके साथ थे, मतलब आपके बेईमानी के कामों में नहीं, लेकिन अगर आपने कहीं हिंसा, कहीं वो, मेरे भाई तो कई जगह कितने लोगों के साथ मारपीट किए थे, मतलब अधिकारियों पे, लेकिन जौहर साहब को लगता था कि नहीं नहीं, अगर ये लोग बात से नहीं मानते हैं तो शायद इनका इलाज यही है। और जौहर साहब के ने उस समय के जो उनके लोग थे, जो उनके मुरीद थे, जो उनके फॉलोअर थे, उसकी संख्या सैकड़ों और हजारों में नहीं, शायद लाखों में होगी। हिंदुस्तान के कितने युवा ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं, जो जौहर साहब की एक बात पे अपने प्राण न्यौछावर कर सकते थे। लेकिन शायद उनका जो पोस्ट एनडीए वाला रूप था, वो मैं सिर्फ इसलिए इसको कह रहा हूं, आज मृत्यु के समय इन शायद बातों को कहना बहुत उचित नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि तारीख गवाह रहेगी, जौहर साहब का जो पोस्ट एनडीए वाला रूप था वो इन्हीं लोगों ने उसको खराब किया था। शरद यादव जी उनसे इलेक्शन लड़े थे पार्लियामेंट्री पार्टी का, जौहर साहब हार गए थे। लालू उनको जिस ढंग से वहां तंग कर रहे थे बिहार में, जिस ढंग से जिस वार्तालाप करते थे, पैर मेज के ऊपर रख के जौहर साहब से बात कर रहे थे, तो जौहर साहब का वो ह्यूमिलिएशन कहीं जिस ढंग से हो रहा था, तो उनके पास समता पार्टी बनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और जब अगर समता पार्टी बन गई थी, उसके बाद जब देश की जिस तरह से राजनीति चलने लगी, तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के साथ अपने को अलाइन करना पड़ा। और ये वो एक, मैं उसको लैंडमार्क मानता हूं, जहां से जो हम लोग जिन जौहर साहब को जानते थे, जिन जौहर के लिए लाखों लोग अपना मतलब कुर्बान होने को तैयार थे, वो जुझारू जौहर साहब की शायद वो इनिंग वहां खत्म हो गई थी। फिर वो एनडीए में आ गए, उसके संयोजक बने, और शायद एनडीए सरकार को जिस ढंग से उन्होंने चलाया,
मतलब उसको चलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो कभी भी नहीं आएगी। आज की तारीख में लोग उनको कारगिल का अरे कारगिल नहीं, उन्होंने पूरी सरकार चलाई थी। किसके पास कुव्वत थी? एक ही दिक्कत थी, जॉर्ज फर्नांडिस की एक ही कमी थी कि उनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। उनका नाम जॉर्ज त्रिपाठी, जॉर्ज मिश्रा या जॉर्ज चतुर्वेदी होता तो मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो इस हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनने से उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरे हिसाब से जॉर्ज साहब का पोस्ट एनडीए उनके उस प्रखर, उसको कहीं ना कहीं लोग उनको जितना भी याद करें, लेकिन जो जॉर्ज साहब के वो जो दीवाने हैं उनको पोस्ट एनडीए में दो चीजें इसलिए, क्योंकि एक जो जया जी थी उन्होंने जॉर्ज साहब के बहुत से सोशलिस्ट साथियों को उनसे दूर करने का काम किया था। मैं कई चीजों का गवाह हूं जो इस समय कैमरे पे कहना ठीक नहीं रहेगा, बाद में कभी हुआ तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुला हुआ था, मुझे ठीक से याद है 94 में समता पार्टी बनी थी, सारे लोग लगे थे, अक्टूबर में गांधी मैदान में सभा हुई थी, और उसके बाद जब रन अप टू दी मेन इलेक्शन था तो मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, क्योंकि मैं जॉर्ज साहब का बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जॉर्ज साहब को लेके ही आना जाना, क्योंकि जब मैं दिल्ली रहता था तो 2-4 बार जॉर्ज साहब जब ऑटो जाते थे तो मैं कहता था आप ऑटो क्यों करते हैं? अरे भाई मैं तो, अरे कह रहे तुम नौकरी करते हो? तुम कहा, अरे हमने कहा मैं आप ये मैनेज कर लूंगा, आप कैसे भी करिए। तो मुझे बहुत ही प्रिविलेज है, मैं बहुत बाहर भी उनको लेके उनके साथ गया हूं, मतलब मालूम नहीं कितने 1000 किलोमीटर की यात्रा उनके साथ की है। मुझे ठीक से याद है, या तो मैं बरेली से लौट रहे थे हम लोग, कभी कहीं या आगरा से किसी जगह से लौट रहे थे, और या बिहार में ही कहीं चल रहे थे, मुझे ये स्पष्ट याद है। तो जौहर साहब के से मैंने बात साफ साफ कही कि भाई हम बिहार जा रहे हैं, पटना हम इतना जा रहे हैं, वहां आपके और जया जी के संबंधों को लेकर कुछ चर्चा है। और हमने कहा ये लोग जैसे, तुमने कहा क्या मतलब? हमने मतलब ये कि जैसे एमजीआर और जयललिता जी के बारे में बात की जाती है, और इस तरह के 1-2 उदाहरण मैंने उनको और दिए, उसी तरह से आपके संबंधों को। तो ये बिहार में जो बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी, बहुत अच्छे, तो उन्होंने मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि शी विल नॉट स्टेप इन बिहार। 95 के इलेक्शंस में जया जेटली का बिहार की धरती पे आइन नहीं थी। जॉर्ज ये चीजें समझते थे। जया जी ने का जो भी रहा हो, खैर अब तो जॉर्ज साहब नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति से मुझे इसलिए लगता है कि मेरे एक जमाने में, आज तो नहीं है, एक जमाने में नीतीश जी से हम सब लोगों के बहुत घनिष्ठ ताल्लुकात थे। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, कोई अगर नीतीश जी कभी इसको बताना चाहें तो बताएंगे। नीतीश जी के जो बड़े भाई थे वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल थे, और उनको लालू जी की उस समय सरकार थी, उन्होंने उनको सरकारी स्कूल में थे, उनको वहां से हटवा दिया था, तो वो बिना नौकरी के थे। मुझे बिल्कुल फिर से ये स्पष्ट याद है कैसे नीतीश जी आए, हमसे कहे कि भाई इनका क्या किया जाए। तो ये हुआ, हम लोगों ने कहा कि ये करेंगे। फाइनली हुआ कि रमेश चौहान के पास वो पार्ले है जो उस समय बिस्लरी बनाती थी, कि इसकी एक हम लोग वो ले लिया जाए डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहीं, तो उससे कुछ रोजगार चलेगा। नीतीश जी को नीतीश जी बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस थे। नीतीश जी 7 एमएलए हम लोग जीते थे 95 में, कुछ ज्यादा बात नहीं कहना है, कई हेलीकॉप्टर यात्राएं साथ की हैं, बहुत सी चीजें कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन नीतीश जी ने वो जो भी कारण रहा हो, आपने उनका टिकट काटा, उनको टिकट नहीं दिया, और उसके बाद उनको एक 10-11 महीने के लिए राज्यसभा भेज दिया था। वो मुझे लगता है कि जॉर्ज साहब का अपमान हुआ था 2010 में। और मैं यहां पे इसलिए इसको कहना चाहूंगा कि उसी भाजपा ने ये कहीं से अकोमोडेट कर सकती थी जॉर्ज साहब को। अरे अगर जॉर्ज साहब की इच्छा थी कि मुझे राज्यसभा में जाए या मैं उसमें जाऊं, तो अकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन ये सारे लोगों ने, पोस्ट एनडीए के लोगों ने जॉर्ज साहब को अकोमोडेट करने की भी किसी के पास वक्त नहीं था। आज की तारीख में तो ठीक है, जॉर्ज साहब अब नहीं रहे। हम सब लोगों के लिए एक तरह से, जब पहली बार आपके पिता नहीं रहे थे तो आपको लगा था कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आज जॉर्ज साहब के न रहने से लग रहा है कि अब आपको, हालांकि वो 10 साल से बातचीत नहीं कर रहे थे, अल्जाइमर से थे,
एक आध बार मैं भी गया लैला जी के यहाँ उनको देखने, देख के ही दुख होता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अवचेतन में ये रहता था कि जौहर साहब हैं। आज वो शायद जो सर पे से जो होते हैं वो साया वो हट गया है, और मेरे ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों तो नहीं बोलूंगा, लाखों नौजवान ऐसे होंगे जो अब नौजवान नहीं रह गए हैं, जो अब वृद्ध हो गए हैं, और वो आज अपने को कहीं ना कहीं बेसहारा महसूस कर रहे होंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।